और कोई प्रश्न है? आ जाओ, आ जाओ, मैं जल्दी आ गया हूं आज। सवाल आपके किसी साथी ने पूछा है, आवाज आ रही ना पीछे तक? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके बचाया जा सकता है क्या? गाय को छोड़ दें? बताइए, आप में से जिसकी राय इस बारे में है बताइए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके बचाया जा सकता है क्या? क्यों नहीं बचाया जा सकता? बचाया जा सकता है। यहां आके समझाओ क्लास पे, आओगे? बताओ, अपनी बात को जोरदार तरीके से रखो। नहीं? अच्छा, गाय को अब मेरा ख्याल है 3 बज गया। 3 बजे तक मैं इसलिए आपको आजादी दे रहा था कि उसके पहले आप कहते हैं कि आप जल्दी आ गए, तो अब समय हो गया है। तो अब आप सुनिए सवाल। ये कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके बचाया जा सकता है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि बचाया जा सकता है, कौन कौन से लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और जो कह रहे हैं नहीं बचाया जा सकता, कौन कौन है? अच्छा, बाकी लोगों का कुछ नहीं है। हुँ? ऐसा कैसे भाई? मत विहीन हो क्या? यही भारतीय लोकतंत्र की दिक्कत है। भारतीय लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोग मतदान नहीं करते। जब यहां हाथ नहीं उठा पा रहे हो तो मत क्या करोगे? देखिए, जो लोग मानते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करके बचाया जा सकता है, वो सही नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय पशु जब आप घोषित करेंगे तो इसका मतलब है कि आप राज्य में किसी एक संस्कृति की मान्यता को तरजीह दे रहे हैं। और राज्य होना कैसे चाहिए सांस्कृतिक मामलों में? एकल सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक? और वो राज्य जो किसी एक संस्कृति को तरजीह देता है वो कैसा होता है? एकल सांस्कृतिक। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि निजी जीवन के मामले में राज्य को किसी एक संस्कृति को, एक सत्य को, प्रभुत्व, उसको सर्वोपरि श्रेष्ठ उन्नत सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और क्या पढ़ा था? सांस्कृतिक मामलों में कोई एक सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कोई राज्य जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा तो क्या कर रहा है? सांस्कृतिक मामलों में एक सत्य स्वीकार कर रहा है। अगर ऐसा करेंगे आप तो भारत हिंदू पाकिस्तान बनेगा। हिंदू पाकिस्तान।
पाकिस्तान और भारत के आइडिया में अंतर यही है कि भारत एक नैतिक अवधारणा पर खड़ा राज्य है और पाकिस्तान एक कम्युनल आइडियोलॉजी पर खड़ा राज्य है, जिसका केवल एक आर्गुमेंट है, बस पाकिस्तान बनने का एक ही आर्गुमेंट वैलिड है, और आर्गुमेंट यह था कि किसी ऐसे देश में जहां मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी रहेंगे, वहां डेमोक्रेसी में उनके राइट्स छीने जा सकते हैं। परमानेंट माइनॉरिटी परमानेंट मेजॉरिटी के साथ रहती है तो उसके राइट्स छीने जा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। तो जिन्ना का एक आर्गुमेंट तो वैलिड है ये कि मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड की मांग इसलिए सही है या अलग राज्य की मांग इसलिए सही है क्योंकि मुसलमान एक ऐसे देश में जहां वो चाह कर भी लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करके भी कभी अपने संस्कृति, अपने आधारभूत मान्यताओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। केवल तब तक कर पाएंगे जब तक हिंदू बेनोवलेंट हैं, दयालु हैं। जिस दिन हिंदुओं ने तय कर लिया कि नहीं, वो कट्टर हो जाएंगे, वो सांस्कृतिक बहुलवाद को नहीं मानेंगे, उस दिन लोकतंत्र मुसलमानों के अधिकार नहीं बचा पाएगा। जिन्ना का ये आइडिया वैलिड था। इस आइडिया के अलावा जिन्ना के जितने आइडिया थे वो सारे अनएथिकल और इनवैलिड हैं। तो अगर आप भारत में भी बिल्कुल उसी तरह का आइडिया खड़ा करेंगे जैसा पाकिस्तान है, तो आप उसी तरह का राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बना रहे हैं। और आप देखेंगे आपकी कॉपी में लिखा होगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय पशु को जो पूछा था सवाल आपने, वो आप उसको ढूंढते पहले कि जब हम राष्ट्रीय पशु बनाएंगे तो इसका मतलब हम राष्ट्रीय पशु बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बना के जब आप कहेंगे कि इसको मारना हमने प्रतिबंधित कर दिया, इसका मांस खाना, और जिसकी लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक संस्कृति के लोगों के संदर्भ में कुछ खास तरह के प्रतिबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति अपने रोग के कारण आत्महत्या करना चाहता है तो यह मामला उसका निजी है या नहीं? यदि निजी नहीं है तो क्या सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो इसको पता नहीं किसको, व्यक्ति को निजी जीवन में हस्तक्षेप होगा। प्राय ऐसा माना जाता है कि आपकी निजी चीज वो है, मतलब ऐसा एक तर्क बनाया गया है, बहुत वैध तो नहीं लेकिन बनाया गया है, कि आपकी निजी चीज वो है जिसको आप गढ़ते हैं, जीवन आपने नहीं गढ़ा है, इसलिए जीवन आपका निजी मामला नहीं है। इसीलिए हम मानते हैं कि जीवन का अधिकार, उसका उल्लंघन आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट, जिसको सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम से हम प्रोटेक्ट करते हैं। राइट ये पॉलिटिकल नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं, अधिकार ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक। केवल पॉलिटिकल सिस्टम से हम उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो नैसर्गिक चीज है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। जीवन भी नैसर्गिक है, इसलिए आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। इस तर्क पर हम ये आर्गुमेंट करते हैं कि कोई आदमी अपना भी जीवन खत्म करना चाहे तो उसको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक जटिल मामला है, उसमें और भी तमाम किस्म के आर्गुमेंट्स हैं, जिसको मैंने कहा था कि कभी हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स का, तो वहां देखेंगे। अब मत भेजना सवाल, ये आखिरी सवाल है। क्या सार्वजनिक जीवन में नैतिक होने के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिक होना आवश्यक है? क्या यह माना जा सकता है कि व्यक्ति के निजी जीवन से सार्वजनिक जीवन का कोई संबंध नहीं है? अच्छा सवाल है। कई बार इन दोनों में संबंध होता है, कई बार नहीं होता। देखो, हमारे कुछ गुण ऐसे हैं जो अगर हमारे अंदर नहीं है, कुछ मूल्य ऐसे जो हमारे अंदर नहीं है, तो ना सिर्फ निजी जीवन बल्कि सार्वजनिक जीवन के भी सिद्धांतों का हम पालन नहीं कर सकते। व्यक्ति के तौर पर हमने जैसी दुनिया बनाई है, जैसे आप समता मूलक अगर आपके अंदर भावना नहीं है, तो इससे हमारा निजी जीवन सार्वजनिक जीवन दोनों बाधित होता है, क्योंकि दोनों के आदर्शों में हमने समानता के सिद्धांत को मान लिया है। तो बहुत सारे मूल्य ऐसे हैं जिनका आज इस तरीके से आप सेपरेशन नहीं कर सकते।
कि आप निजी जीवन में खराब आदमी हो और सार्वजनिक जीवन में आप अच्छे हो जाए। यह संभव तब था जब हमारे निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र बिल्कुल अलग हो सकता था। आज आप पा रहे हैं कि उनके बीच का जो अंतर संबंध है वो काफी जुड़ा हुआ है। जैसे कहते तो हैं कि सांस्कृतिक जीवन हमारा निजी जीवन आस्था का है, वहां तर्क की भूमिका नहीं। लेकिन कौन सी बात आस्था है कौन सी नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए अंततः आप किसका प्रयोग करते हैं? तर्क का। तर्क से ही तय करते हैं कि क्या बात सही क्या गलत है, निजी जीवन के मामले में भी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप निजी जीवन में तर्क का प्रयोग कभी करेंगे ही नहीं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि निजी जीवन में अच्छा होना और सार्वजनिक जीवन में अच्छा होना ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट बात नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप निजी जीवन में स्मोकिंग करते हो और हमने किसी तरीके से नैतिक सिद्धांत से सिद्ध कर दिया कि स्मोकिंग खराब है क्योंकि ये जीवन के अधिकार के साथ असंगत है। आप स्मोकिंग करते हैं और अपने निजी जीवन में तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि आप जहां काम करते हैं वहां कभी पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं करते, और करना भी होता तो आप स्मोकिंग चैम्बर में जाके करते हैं, कोई उसका रूम है उसमें जाके करते हैं और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करते हैं। तब उस दशा में आपके निजी जीवन की कोई ऐसी खराबी हमारे सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से अलग की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें कोई एक उत्तर दे पाना संभव नहीं है। हाँ, धीरे धीरे यह माना जाता है कि अगर इंसान अच्छा है, आधुनिक समय में जो स्वीकृत मूल्य हैं उसमें है, तो उसका निजी जीवन भी अच्छा होगा और सार्वजनिक जीवन भी अच्छा होगा। तो मोटे तौर पर यह बात मानी जाती है, लेकिन इसके तमाम अपवाद भी शामिल। जैसे बेकन नाम का एक आदमी बहुत बढ़िया टीचर था, लेकिन क्लिप्टोमेनियक था, चोरी करता था। तो आप बेकन की क्लास को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते थे कि बेकन को इथिक्स पढ़ाने क्यों भेजा जाता है जब निजी जीवन में चोरी करता है, क्योंकि बेकन इथिक्स का टीचर था और इथिक्स के आर्गुमेंट्स उसके कमजोर नहीं थे। वहां वो सही गलत का बिल्कुल सही निर्धारण करता था, बड़ा दार्शनिक था। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट अगर आप देंगे तो ये अवैध माना जाएगा। तो कई बार हम इस तरह का सेपरेशन कर सकते हैं। अब आइए, कल की बात में हम लोगों ने नैतिकता के क्षेत्र की पढ़ाई पूरी कर ली थी। कुछ सवाल आप लिखेंगे जिन सवालों का आपको अभ्यास करना होगा। दो तरह के सवाल लिखेंगे आप। एक सवाल जो मैं लिखवाऊंगा वो इसलिए होंगे जिससे आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाएं या उसका नोट्स उस क्रम में बना सकें। उन सवालों का जवाब अगर आप जानते हैं तो आपने जो 2 दिन में पढ़ा है उसमें उन सवालों के जवाब में उस 2 दिन की पढ़ाई का सार आ जाएगा। और दूसरे किस्म के सवाल वो होंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप आने वाले समय में जो संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हल करने की क्षमता आप अर्जित कर सकेंगे। तो लिखिए, पहला सवाल, मानव कल्याण के विज्ञान के रूप में मनुष्य मानव जीवन को किन भागों में विभाजित करता है? नीति शास्त्र मानव जीवन को किन भागों में विभाजित करता है? और इसके विभाजन के प्रमुख आधार क्या है? इसके विभाजन के प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, पहला सवाल है। इस सवाल में आप जानते हैं कि आपको इसका उत्तर लिखने में शुरू करना पड़ेगा कि मानव कल्याण में 2 तरह के कल्याण
जरूरी है। समग्र कल्याण करने के लिए नीति शास्त्र हमने बनाया है। किसी मानव के कल्याण का मतलब है उसका भावनात्मक कल्याण हो और बौद्धिक कल्याण हो, और इसी भावनात्मक कल्याण के लिए उसके भावनात्मक जीवन से जुड़ी संस्थाओं को बेहतर करना होगा ना, और बौद्धिक कल्याण के लिए बौद्धिक जीवन से जुड़ी संस्था को बेहतर करना होगा। भावनात्मक कल्याण से जुड़ी संस्था कौन सी है? संस्कृति, धर्म ना, आस्थाएं, परंपराएं। अगर इनको हम बेहतर करें, और कई बार राज्य का भी एक हिस्सा, अगर इसको हम बेहतर करें तो सभी नागरिकों का, किसका किसका, अल्पसंख्यकों का भी, बहुसंख्यकों का भी, सबका भावनात्मक कल्याण हो सकेगा। तो आप उसमें फिर विस्तार से लिखेंगे, किसी भावनात्मक कल्याण के लिए सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, बहु संस्कृतिवाद, सर्वधर्म समभाव जैसे आदर्शों का अगर प्रयोग किया जाए तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबका भावनात्मक कल्याण संभव होगा। इसलिए नीति शास्त्र एक ऐसा क्षेत्र बनाता है अपने लिए जिसमें वो सभी मनुष्यों के भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित कर सके, और इसको हम निजी जीवन का नीति शास्त्र कहते हैं। तो जब नोट्स बनाओगे तो इस सवाल का जवाब ऐसे बनाओगे कि नीति शास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मनुष्य का कल्याण करने के लिए उसको मनुष्य के सारे संकायों का कल्याण करना होता है, और चूंकि मनुष्य को उसके संकायों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, भावनात्मक और बौद्धिक, इसलिए मनुष्य का सर्वांगीण और समग्र कल्याण तभी हो सकेगा जब नीति शास्त्र के पास हमारे भावनात्मक जीवन के कल्याण के लिए मूल्य, संस्थाएं, आदर्श हों, और साथ साथ बौद्धिक जीवन के कल्याण के लिए भी मूल्य, आदर्श और आचार संहिताएं और आदर्श हों, जो भी मतलब विचारधारा हो। इसी के लिए नीति शास्त्र हमारे जीवन को दो भागों में बांटता है, और फिर आप उसके बारे में लिखेंगे। तो ये पहला सवाल है जो आपका इंट्रोडक्शन तैयार करेगा। दूसरा सवाल लिखिए। मनुष्य के निजी जीवन की बेहतरी के संदर्भ में नीति शास्त्र द्वारा प्रतिपादित एवं समर्थित प्रमुख विचारधाराएं आदर्श और मूल्य कौन से हैं? इनका तर्क सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के सार्वजनिक जीवन के मार्गदर्शन हेतु नीति शास्त्र समकालीन संदर्भ में किन प्रमुख मूल्यों और आदर्शों का समर्थन करता है?
इनका विवरण देते हुए प्रत्येक का औचित्य सिद्ध कीजिए। प्रत्येक का औचित्य सिद्ध कीजिए। औचित्य का मतलब होता है जस्टिफिकेशन। अगला प्रश्न, कुछ ऐसी दुविधाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें निजी जीवन के दो आदर्शों या मूल्यों का टकराव भारतीय और वैश्विक संदर्भ में दिखाई देता है। आप इस प्रकार के टकरावों का समाधान कैसे करेंगे? इसकी स्पष्ट रणनीति का विवरण दीजिए। इसकी स्पष्ट रणनीति का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न, यदि मानवीय जीवन के सार्वजनिक और निजी आदर्शों के बीच टकराव से सार्वजनिक और निजी आदर्शों के बीच टकराव से और सार्वजनिक जीवन के बीच टकराव से सार्वजनिक और निजी आदर्शों के बीच टकराव से कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो ऐसी दुविधा के समाधान के लिए किस प्रकार के नैतिक मानकों या आदर्शों का प्रयोग किया जा सकता है? आधुनिक समय की किसी एक ऐसी दुविधा का आधुनिक समय की किसी एक ऐसी दुविधा का उदाहरण लेते हुए उपर्युक्त प्रश्न को हल कीजिए।
ये तो हो गया तुम्हारे नोट्स के लिए सवाल। इसमें 5 बातें महत्वपूर्ण रूप से बनाई गई हैं। एक, एथिक्स के क्षेत्र के तौर पर एथिक्स कैसे 2 हिस्सों में तुम्हारी जिंदगियों को बांटता है, उसके बारे में लिखोगे। फिर बनाया गया कि निजी जीवन के संदर्भ में वो किस तरह की नैतिक विचारधाराओं का समर्थन करता है। फिर बनाया गया सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में वो किस तरह के आदर्शों का पालन या प्रतिपादन करेगा। फिर बनाया गया कि निजी और निजी जीवन के बीच टकराव हो तो उसका समाधान कैसे होगा। और फिर बनाया गया सार्वजनिक और निजी के बीच टकराव हो तो समाधान कैसे होगा। 5 बड़ी बातें तुमको पढ़ाई थी, 5 सवाल बनाए। इन्हीं 5 सवालों के भीतर उनका अगर उत्तर लिख लोगे जो तुम्हारे नोट्स में होगा तो तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। इसके लिए तुमको अपनी भाषा की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने बार बार कहा कि उसका विकास तुमको अंततः करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे सवाल लिखो जो सवाल जो पढ़ा है तुमने उससे बनने वाले कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। ये विवरणात्मक बात थी, जो पढ़ा उसका विवरण दे दोगे इसमें। अब हम कॉन्सेप्चुअल बात पर जा रहे हैं। ये लिखोगे अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला वाला है नोट्स के लिए प्रश्न, दूसरा है अभ्यास के लिए प्रश्न। आगे हो सकता है मैं सारे चैप्टर्स में मॉडल ना बनवा पाऊं क्योंकि बहुत समय लगेगा इसमें। आपको करवा दे रहा हूं 2-3-4 चैप्टर तक। मानव सहसंबंध में बनवा दिया था, फिर अब यहां करवा रहा हूं। आगे आपको प्रणाली फॉलो करनी पड़ेगी। अपने से सवाल बनाने पड़ेंगे और यूपीएससी के सवाल देखकर उनसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। और ये मजबूरी होगी कि आपको अगर इसके बाद भी बात समझ में नहीं आएगी तो आपको एथिक्स को अपने किसी साथी की मदद लेके, अगर आपको इस क्लास का एक्सेस होगा तो दोबारा क्लास देख के जिस भी तरह से होगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही विकल्प बचेंगे आगे की पढ़ाई में। अब ये 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपसे एक बार राय लूंगा। एक राय वो बनेगी जो हमने शुरू में तय किया था कि आप शुरुआत में तो सब कहते हैं कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन 4-5 दिन की पढ़ाई के बाद कई विकेट गिरते हैं तो 10-12 दिन हो गया, कुछ विकेट गिर गए, तो आगे विकेट बचाया जाए या धुआंधार बल्लेबाजी की जाए, उसका निर्णय करने के लिए एक राय शुमारी हम लोग 2-3 दिन में कर लेंगे। उससे हम एक शिफ्ट कर सकेंगे आइडिया को, क्योंकि देखो मेरा काम पढ़ाना है, तुम्हारी डिमांड के हिसाब से पढ़ाना होगा तो मैं क्लास को टेलर मेड बनाऊंगा और फिर हम लोग हर क्लास में आधा समय पढ़ने में और आधा समय लिखने में लगाएंगे। और दूसरा मॉडल वो होगा जिसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, जब जब मूड होगा तो लिखवा दूंगा, ठीक है। और पढ़ने पर हम जाएंगे ज्यादा। दोनों के अपने प्रॉस कॉन है। एक मॉडल में आपकी समझ ज्यादा मजबूत होगी, जितना समझेंगे मजबूत होगी, लेकिन समझेंगे कम बात। दूसरे मॉडल में समझ आपकी शायद उतनी मजबूत ना हो पाए क्योंकि आप एक बार चीज को सुनकर रिटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप बातें ज्यादा सुनेंगे, कवरेज एरिया आपका ज्यादा होगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। दोनों मॉडल में जो आप चुनेंगे उसी में मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि दोनों मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एक मॉडल है जो लोक लुभावनवाद के आइडिया पर है, पॉपुलिज्म के आइडिया पर है, हर कमजोर से कमजोर बच्चे को साथ लेकर चलने की कोशिश पर आधारित है कि क्लास का कोई बच्चा छूटने ना पाए। असल में उसमें कमजोर बच्चे को ध्यान में रखकर बात बनाई ही गई। और दूसरा मॉडल यह है जो यह मानता है कि यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जाम है और इसमें रुथलेस कहीं ना कहीं होना पड़ता है। अगर आप सबसे कमजोर बच्चे का ध्यान रखेंगे तो क्लास में सब बच्चे कमजोर हो जाएंगे और कुछ बच्चों जिनके सिलेक्शन की संभावना होगी वो भी क्लास में सिलेक्ट होने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जैसा हम पढ़ते पढ़ाते हैं 2 साल वैसा आपका एटीट्यूड बनता है और आप में उसी तरह का पढ़ाई लिखाई का टेम्परामेंट पैदा होता है। कोई विद्यार्थी इतना जागरूक नहीं होता कि उसको कह दिया जाए कि तुम लिखने का अभ्यास करो, अपनी भाषा का विकास करो, सब कर लेगा, कोई नहीं होता।
हर विद्यार्थी को झकझोरना पड़ता है, उसको तकलीफ में डालना पड़ता है। बिना तकलीफ में डाले कोई करता वरता कुछ नहीं। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उसमें कमजोर विद्यार्थी पीछे छूट जाएंगे और उनके पास दो ही चारा होगा, या तो अपने क्लास में जो उनका पीयर ग्रुप अच्छा है उनसे मदद लें, अपनी मेहनत को दोगुना कर दें, ये समझते हुए कि हम पीछे हैं तो हमको और इफर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आ रही तो उसको समझने के लिए और जोर लगाना होगा। और जो विद्यार्थी इस बात को नहीं समझेंगे और उनको लगेगा कि ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही, इसलिए अब हमको 10 क्लास के बाद बात समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देना चाहिए, तो वो क्लास से क्विट कर जाते हैं। ठीक है, और इस दोनों की हम लोगों को आदत है। मतलब दोनों तरह की क्लास होती है, जिसमें एक तरह की क्लास में क्विट कोई नहीं करने पाता। 2-4 लोग तो ऐसे ही जाते हैं, उनको तो कुछ भी पढ़ा दीजिए जाएंगे ही। ठीक है, तो उनकी बात तो नहीं है, लेकिन बाकी लोगों में आपको पहला वाला मॉडल या दूसरा वाला मॉडल, उसमें से दोनों के लाभ हानि पता होने के बाद आप किसका चयन करना चाहते हैं, बड़ी क्लियर बात है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये एग्जाम मैंने पहले बताया बहुत मुश्किल एग्जाम है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये एग्जाम मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि हमारी जो क्षमताएं हैं हमारे बैकग्राउंड के कारण वो अलग अलग डेवलप हुई। और जब हम एक तरह के क्षमता वाले लोगों को पढ़ाते हैं तो हमको क्लियर आइडिया होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना क्यों आसान होता है? आसान इसलिए होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में 95-96% से नीचे का बच्चा आता ही नहीं था। अब तो एंट्रेंस हो गया, हम लोग जब पढ़ाते थे तो उससे नीचे का बच्चा कैंपस कॉलेज में आता ही नहीं था। मिरांडा हाउस में 98-99% वाले लोग आते थे। तो 99-98% वालों का आईक्यू एक समान स्तर का होता था। इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी थे सारे, तो इसका मतलब वो एलीट क्लास से आ रहे हैं, एक्सपोजर उनका ठीक ठाक है, भाषा पर कमांड अच्छा है, तो टीचिंग आसान हो जाती थी, क्योंकि आपको एक ही तरह की पढ़ाई अब सबको करवानी है। जब क्लास डाइवर्स होती है, अलग अलग कॉलेज से आने वाले लोग डिग्री तो एक लेके आए हैं, लेकिन उस डिग्री में सबका ज्ञान बराबर नहीं है, क्योंकि उनके कॉलेज का स्तर ऊपर नीचे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऊपर नीचे है। कोई शहर से आया तो थोड़ा आगे, कोई गांव से आया तो उससे पीछे है। तो ऐसे डाइवर्स बैकग्राउंड की क्लास को पढ़ाने के लिए कोई फार्मूला आज तक नहीं बना है, लेकिन मजबूरी में हम लोग ऐसा करते हैं। तो उसमें दो ही विकल्प बचते हैं फिर। एक, उस डाइवर्स बैकग्राउंड में पढ़ाओ इसको मानकर, जो गांधी का जंतर है कि सबसे कमजोर आदमी का चेहरा ध्यान में रखो और उसको ध्यान में रखकर निर्णय लो, ये बात अच्छी लगती है और उस लिहाज से हमको क्लास चलानी चाहिए। तो उसमें क्लास में हम बेसिक बातों पर ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि बेसिक बातों तक रुक ही जाते हैं। अनावश्यक उन बातों पर क्यों जाएं जिनसे तकलीफ बनेगी। और दूसरा मॉडल वो होता है जो डार्विनवाद के करीब है। एक दार्शनिक था नीचे, उसको नीचे नहीं कहते, हिंदुस्तानियों ने उसको नीचे बना दिया, उसका प्रोनाउंसिएशन है नीचे, जर्मन दार्शनिक। उसका एक सिद्धांत है ना, ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का मूल्यांतरण। उसमें वही कहता है कि दो तरह के मूल्य हैं दुनिया में, एक दास मूल्य और एक स्वामी मूल्य। जब इंसानों को बहुत लंबे समय तक सामाजिक न्याय में, भगवान में आस्था रखकर जीने की आदत होती है, तो वो धीरे धीरे एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो मानते हैं कि हमारी सब तकलीफ तो समाज से है, हमारे परवरिश से है, हमारे वातावरण से है, परिवेश से है। तो ऐसे इंसान दास मूल्य वाले होते हैं। ये हमेशा कृपा के आकांक्षी रहते हैं। और इस तरह के लोग, अगर उनको लेके आप दुनिया गढ़ेंगे तो दुनिया में एक्सेलेंस और मेरिट धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप मीडियोक्रिटी को मूल्य बनाने लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर भीड़ वही मूल्य चाहती। तो भीड़ के हिसाब से जब आप मूल्य बनाएंगे तो दुनिया में एक्सेलेंस खत्म होगा। और कहता है कि अगर आप ये न्याय का आइडिया और तमाम तरह के ह्यूमनिज्म का आइडिया, इसको अगर आप दरकिनार कर देंगे और क्या मानेंगे कि अगर नेचर ने सबको समान नहीं बनाया तो हम नहीं बना सकते, उस दशा में हमको उन्हीं मूल्यों का समर्थन करना होगा जो मूल्य सही है। और कहता है तब स्वामी मूल्य बनेंगे। उसमें हर मानव इंडिपेंडेंट होगा, क्षमतावान होगा, सक्षम होगा और अपनी जितनी क्षमता होगा उसको महत्तम
बना पाएगा। कहता लेकिन उसमें जो दया करुणा वाला मूल्य हो सब खत्म होता जाएगा, क्योंकि कोई किसी को बैसाखी नहीं देगा, सबको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इसको कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया इसमें प्रवेश करेगी, और इसी को मूल्यों का मूल्यांतरण कहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट दार्शनिक है। तो वैसे ही सिविल सेवा में भी भाई बात है। सिविल सेवा में भी एक तरीका है कि हम तुमको सब लिखवाएं, बैसाखी दें, और तुमको बैसाखी की जो आदत है उसको लगातार बनाए रखें। और दूसरा तरीका तुम्हारी बैसाखी छीन लें। जब बैसाखी छीनेंगे तो गंभीर किस्म की पीड़ा होगी, क्योंकि तुमने कभी अपने से चलने का प्रयास नहीं किया। तो मैं 2-3 दिन बाद एक पूछूंगा। मैंने फिर से 10-12 दिन बाद एक आपको दोनों मॉडल में पढ़ा के दिखा दिया, और जो पढ़ाया उसमें लगातार ये बताया कि इसी तरह से यूपीएससी ने सवाल पूछे, और ये भी दिखा दिया कि उस सिलेबस से सवाल हल नहीं होंगे। अगर कोई आप सिलेबस पढ़ाए कोई आपको इथिक्स में, तो आप पूरा सिलेबस पढ़ जाएंगे और इथिक्स का 40% पेपर भी हल नहीं कर पाएंगे, और जो हल करके आप आएंगे आप सोचेंगे कि आपने हल किया, लेकिन वो सवाल का उत्तर नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको दोस्त वाला सवाल दिया था, या वो जो बॉस के घर गया उसका सहकर्मी कलीग उसका सवाल दिया था। अगर आपने निजी और सार्वजनिक जीवन की इस बात को गंभीरता से 2 दिन के डिस्कशन में नहीं समझा होता, तो सवाल में आपका निर्णय या तो गलत होता और या सही भी होता, तो उसके समर्थन में आपके पास तर्क नहीं होते कि आप वो क्यों करेंगे, उसके समर्थन में आपके पास तर्क नहीं होते। तो यूपीएससी सवाल तो ऐसे ही पूछ रहा है। अब हमारी मर्जी है कि हम आंख बंद कर लें और ये समझ लें कि भाई जब सब नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर को वही पढ़ाना चाहिए जो सब समझ रहे हैं। ये एक तरीका है, सही भी है। कोई बात दुनिया में एब्सोल्युटली गलत नहीं है। बात सही है कि हम कमजोर बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन दूसरी बात ये भी सही कि ये कंपटीशन की पढ़ाई है, ये लोगों को सिलेक्ट करवाने के लिए पढ़ाई बनाई गई है, ये सबका उत्थान करने के लिए बनाई गई पढ़ाई नहीं है। सबका उत्थान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा होती है, मैंडेटरी है, सार्वभौमिक शिक्षा है, सबको दी जाती है, 8वीं तक सब पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, आईएएस सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आइडिया इनबिल्ट होता है कि टीचर ऐसा कैसे नहीं पढ़ा रहा कि हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको राइट मानता है। और ये भारत में बड़ी खराबी है। विदेशों में तुम पाओगे कि हायर एजुकेशन में लोग जाते ही नहीं। दुनिया के किसी विकसित मुल्क का जो यूथ है उसका 10% हिस्सा सिर्फ हायर एजुकेशन में जाता है, और भारत में हम 12वीं करने के बाद मानते हैं हर आदमी कम से कम ग्रेजुएट तो बनेगा ही। हमने उच्च शिक्षा को भारत में अधिकार की तरह ले लिया है, और दुनिया में उच्च शिक्षा चॉइस है, जिनमें शोध करने का, एकेडमिक्स में जाने का, बाकी कुछ करने का आइडिया हो, उच्च शिक्षा में जाएं। अन्यथा बाकी लोग हुनर सीखें, काम काज सीखें और अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाएं। इसलिए वहां हर क्षेत्र में लोग बटे हुए हैं। वहां 12वीं पास तुमको ढेर सारे बिजनेसमैन मिलेंगे जिन्होंने 12वीं बाद पढ़ाई 10वीं बाद नहीं की। 10वीं 12वीं बाद पढ़ाई नहीं करते, छोड़ देते। भारत में मानते नहीं, ये तो सबका राइट है। और इस कारण से हमारे पूरे प्रणाली में हमने शिक्षा को एम्पावरमेंट के एक आइडिया की तरह ले लिया है कि शिक्षा हमको सशक्त बनाने का जरिया है। शिक्षा जब आपको सशक्त बनाएगी तो शिक्षा मेरिट क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि मेरिट क्रिएट जहां हम करते हैं वहां जो आइडियाज क्रिटिकल है। इसलिए पाओगे भारत की यूनिवर्सिटी से आज तक मैं जब कह रहा हूं तो समझो आज तक एक भी दुनिया में प्रतिष्ठित, जिसको पूरी दुनिया पढ़ती हो, आज तक एक भी ऐसा सोशियोलॉजिस्ट नहीं है जिसका सिद्धांत पूरी दुनिया पढ़ती हो। जैसे आप दुर्खीम को पढ़ते हैं, वैसे आप भारत के किसी आदमी को नहीं देखेंगे उसको जर्मन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ाया जाता है। एक भी फिलोसफर हमारा ऐसा नहीं जिसको पूरी दुनिया पढ़ती। वो छोड़ दीजिए, बुद्ध को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकला हुआ। दुनिया के जितने फिलोसफर सब यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकले। रसेल, विटगेन्स्टीन सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहे हैं और फिलोसफर बन रहे हैं। हमारे यहां हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम से एक भी फिलोसफर नहीं निकला है। और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ले लीजिए, कोई ऐसा टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है हमारे देश का जिसको पूरी दुनिया के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ना हम चार्ल्स टेलर पैदा करते हैं, ना मार्था नासबाम पैदा करते हैं, ना अल्थ्यूजर, ना हेबरमास, कोई नहीं हमारे पास, ना ग्रामसी, कोई नहीं। क्या ये इसी बात की दिक्कत है कि हमारा पूरा जो आइडिया है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव, समावेशी। समावेशन में एक दिक्कत ये है, अच्छाई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छाई नहीं, मैंने बार बार कहा कि उसकी अच्छाई है, लेकिन उसकी कुछ
लिमिटेशंस में। तो ये बात भी आपको चुननी पड़ेगी। अब आप लिखिए उन सवालों को जिनको आप अभ्यास के लिए लिख रहे हैं। ऐसे सवाल आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। हर चैप्टर पर सवाल बनाना खुद भी कोशिश करना पड़ेगा। उसी का सैंपल है जो आपको दे रहा हूं। पहला सवाल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार किन नैतिक प्रतिमानों के आधार पर स्वीकार्य नहीं हो सकता? इस संदर्भ में तर्क और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा सवाल, सभी नागरिकों को समान मानने का सिद्धांत, सभी नागरिकों को सभी संदर्भों में, सभी नागरिकों को सभी संदर्भों में समान मानने का सिद्धांत अंततः समानता को नष्ट कर देगा। अंततः समानता को नष्ट कर देगा। सभी नागरिकों को सभी संदर्भों में समान मानने का सिद्धांत अंततः समानता को नष्ट कर देगा। टिप्पणी कीजिए, कमेंट। अगला सवाल, विभेदीकृत नागरिकता क्या है? विभेदीकृत नागरिकता क्या है? इसका उल्लेख करते हुए बताइए कि किसी आदर्श राज्य में विशिष्ट अधिकार और विशिष्ट कानून क्यों होने चाहिए? अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बनाम पर्सनल लॉ के विवाद में दोनों पक्षों के नैतिक तर्क क्या हैं? ऐसे प्रमुख तर्कों का विवरण देते हुए समझाइए कि आप इस विवाद का समाधान किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। समझाइए कि आप इस विवाद का समाधान
किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं? पश्चिमी पंथ, अगला सवाल, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की वह अवधारणा जो राज्य और धर्म के पूर्ण पार्थक्य पर आधारित है, पूर्ण पार्थक्य, कंप्लीट सेपरेशन, पूर्ण पार्थक्य पर आधारित है, वह नैतिक दृष्टि से भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से कम संगत है। औचित्यपूर्ण तर्कों से इसे स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, सहिष्णुता निजी जीवन का वह आधारभूत मूल्य है, सहिष्णुता निजी जीवन का वह आधारभूत मूल्य है जिसके बिना निजी जीवन की पूरी नैतिकता समाप्त हो जाएगी। प्रासंगिक तर्कों और उदाहरणों से इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो अभ्यास के लिए हैं। ये सवाल सीधे यूपीएससी में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल करने की अगर आप आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आपको अमूर्त सोचने की आदत पड़ेगी। निबंध लिखने में भी आप सक्षम होंगे, आप सोच पाएंगे कि इसको कैसे करना है। तो इसके लिए सवाल हैं, ये क्षमता बढ़ाने के लिए और इस पूरे चैप्टर को ठीक से समझने के लिए बनाए गए सवाल हैं। अब हम लोगों को अगले टॉपिक की ओर मूव करना है। दो विकल्प हमारे पास हैं, एक अगला टॉपिक पढ़ाएं और एक पुरानी बात उसको लिखवा दें। थोड़ा लिखवा दें फिर छोड़ दें। कितने 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 लोग चाहते, मैं पहले बता दूं, अगर 25% से ज्यादा लोग चाहेंगे तो लिखवाऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र में अभी भी पढ़ाया है निजी सार्वजनिक जीवन में कि अल्पसंख्यक लोगों का उनको विशिष्ट अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा अल्पसंख्यक बनेगा
कितने लोग चाहते हैं लिखवाया जाए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं नहीं लिखवाया जाए? कुछ लोग दोनों बार हाथ उठा रहे हो। ठीक है। अच्छा, अगर लिखवाएंगे तो कितने लोग चले जाओगे? नहीं, 2-3 लोग जाते हैं। अच्छा, वो क्लास में 15-20 मिनट बाद जाते हैं, समझ नहीं पाता कि 20 ही मिनट में ना ऐसा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ऐसा तो नहीं कुछ लोग डेमो लेने आते हैं? नहीं, पिछले बार एक बैच में हुआ था कि वो बताते थे, मैंने एक दिन पूछ लिया, मुझे चेहरा नया नया सा दिखा, तो ने पूछा कि भाई कैसे, तो उसने बताया कि पहली बार आए हैं आज। पूछा क्यों आए हो? कहा वहां से इंक्वायरी करने गए थे, कहा जाके डेमो ले लो। ठीक है, तो सीधे क्लास ही भेज दिया। और मैं उस समय एथिक्स का 45वां 46वां क्लास पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि अगर संस्कृति को अपना एडमिशन खत्म करना है तो उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस क्लास के बाद अपने बगल के भाई बंधुओं से पूछ लोगे तो कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करोगे, सब वैसे पीड़ा में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी था उसमें। 2-3 बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग, एक आध बार गए तो मैंने पूछ लिया भाई क्यों जा रहे हो, कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक? तो उन्होंने बताया कि सर पहली क्लास में आए थे या दूसरी क्लास में आए थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। और वो वही 35-40 क्लास के आसपास का वही मामला रहा होगा। तो चलिए, तो आप मानते हैं लिखवाना है। मैं ये सारे सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जितने सवाल अभी बोले हैं नहीं कर पाओ। चलो कुछ करो, नहीं तो ऐसे चर्चा होती रहेगी। सेंटेंस मेकिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो बात पॉइंट्स में लिखो, मैंने कई बार कहा है। अच्छा, कल से फिर से हम लोग यूपीएससी का सवाल लिखना शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन था कि भाई एक आध टॉपिक पहले पढ़ लें, फिर आगे थोड़ी समझ बन जाए फिर लिखें। आज किसी ने लिखा भी, अभी तुरंत मैंने यही सवाल खोला भी, प्रतिदिन एक प्रश्न कक्षा में करवाया जाए। यार हिंदी लेकिन बड़ी गलत लिखते हो, करवाए जाएं। अरे साहित्य क्या मेरा साहित्य है क्या? साहित्य जिसका नहीं हो हिंदी बोलेगा ही नहीं, तो अजीब बात है। मतलब अंग्रेजी बोलने वाले सब अंग्रेजी लिटरेचर के लोग होंगे, हिंदी बोलने वाले सब हिंदी साहित्य के लोग होंगे, ये कौन सा? जैसा कि एक दिन हुआ था। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था नैतिकता के मायने पर। ठीक है, उसमें 3 या 4 भाग थे। एक था नैतिकता का आशय, दूसरा था नैतिक समस्याओं के कारक, नैतिक समस्याएं किन कारकों से बनती हैं, और तीसरी बात थी नैतिकता की प्रासंगिकता और किसी आदमी को नैतिक बनाने के कुछ उपाय। कुछ इस तरह की चर्चा शुरुआती कक्षाओं में की थी। उसमें से आपको जो लिखवाया है मैंने, पहला टॉपिक जो लिखवा रहा था, उसमें लिखवा रहा था कि नैतिकता क्या है, उसका विचार क्या है। और ये अलग अलग विचार क्यों लिखवा रहे हैं? जिससे कि आप अलग अलग किस्म के सवालों की मांग के हिसाब से तय कर सकें कि किस वाले सवाल में कौन सा आइडिया ज्यादा फिट हो रहा है। चूंकि वो टॉपिक आधा लिखवा दिया है, इसलिए अब ये ठीक नहीं है कि उसको ना लिखवाया जाए। अगर ना लिखने का भी विकल्प हम लोग चयन करेंगे तो उसको भी इस वाले टॉपिक से, जो निजी और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता आपने बनाई है, इससे आप लागू कर लीजिएगा। पिछले वाले टॉपिक का कम से कम शुरुआती नोट्स हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा रहेगा, जो शुरुआती पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनको रहेगा कि हमारे पास कम से कम 1-2 टॉपिक का नोट्स तो है। यह भी हो सकता है कि मैं पिछले बैचेस में पूछ लूंगा, कुछ बैचेस में मैंने अलग अलग लेक्चर कुछ लिखवाया है,
तो हो सकता है उससे आपको कुछ नोट्स मिल जाए, तो उन क्लासेस को आपको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो अभी हम लोग पहले नैतिकता के विचार पर लिख रहे थे, उसमें संक्षेप में 5-6 तरह के विचार और लिख लेंगे, उनके उदाहरण बना लेंगे। पहले मैंने 2 जो विचार बनवाए या लिखवाया उनको थोड़ा विस्तार से लिखवाया, अब उसको थोड़ा और संक्षेप में कर देंगे। पहले नैतिकता क्या होती है इसको कंप्लीट करेंगे। तो जहां आपने लिख रखा हो शुरुआत में, उसी पेज पर वापस जाइए। आपको कहा था कि एक कॉपी बनाइएगा आप अलग, जिसपे आप क्या करेंगे, क्लास में जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसका उत्तर लिखेंगे और मेरा नोट्स बनाएंगे जो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो आपको एक कॉपी ऐसी रखनी चाहिए। दूसरा कहा था कि आपका क्लास नोट्स होगा, जिसमें आप दाहिने तरफ क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको लिखेंगे और बाएं तरफ अपने नोट्स या गाइड से कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको भरेंगे। उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। चलिए, तो लिखिए। अगर नहीं वो कॉपी आपके पास मौजूद है तो जहां मैंने वहां लिख लीजिए, फिर उसको अपना जोड़ते रहिएगा। लिखिए, नीति शास्त्र एक विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र एक विज्ञान के तौर पर साध्य और साधन का विज्ञान है। साइंस ऑफ एंड एंड मीन्स, साध्य और साधन का विज्ञान है, जिसमें यह 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है या देने का प्रयास करता है। प्रथम, मानव जीवन का, हमारी संस्थाओं का, नीतियों का, विधियों और निर्णयों का, विधियों और निर्णयों का क्या उचित साध्य या लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात मानवीय संस्थाओं और मानवीय जीवन के संदर्भ में किस प्रकार के आदर्श वांछनीय हैं। दूसरा, द्वितीय, वांछनीय या उचित साध्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के साधन स्वीकार्य हो सकते हैं।
इन दो प्रश्नों के अतिरिक्त एक मानकी विज्ञान के तौर पर नीतिशास्त्र, साध्य और साधन के संदर्भ में साधन के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण प्रश्न या विमर्श का उत्तर भी खोजता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न या विमर्श का उत्तर भी खोजता है कि क्या साध्य साधन को उचित ठहराता है, क्या साध्य साधन को उचित ठहराता है। इस पर यूपीएससी ने 2 सवाल पूछे हुए हैं। 20 नंबर का सवाल इस पर आ चुका है, साध्य साधन के बीच संबंध पर। क्या साध्य साधन को उचित ठहराता है। जिन नैतिक सिद्धांतों में केवल साध्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, और साधन को केवल लक्ष्यों या आदर्शों को प्राप्त करने का केवल एक जरिया या माध्यम माना जाता है, उनमें उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सहमति मूलक रूप में दिया जाता है। और यह दावा किया जाता है कि साध्य साधन को उचित ठहराता है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स की नैतिकता, कार्ल मार्क्स की नैतिकता, नक्सलवादियों की नैतिकता, उग्रवाद और धार्मिक चरमपंथ के समर्थकों की नैतिकता, इसी वर्ग की नैतिकता है।
जैसे आजकल आपको खालिस्तान के समर्थन में एक व्यक्ति जो पंजाब में है वो इसी तरह की नैतिकता का समर्थक है कि हमारा साध्य पवित्र है तो साधन कुछ भी चुनेंगे, बस हम केवल साध्य को जस्टिफाई करेंगे, बस साधन, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। ये वाली बात कम पढ़ाई थी नैतिकता के मायने में, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से लिखवा दिया। जिसको पढ़ाया होगा उसको संक्षेप में कर देंगे। तो जो लिखवा रहे हैं उसमें बिल्कुल वही बात नहीं लिखवा रहे हैं जो तुमको पढ़ाई है। मैंने तब भी बताया था तुमको कि इथिक्स का कोई 4-5 मायने नहीं होता, इसके ढेर सारे मायने, और कहा था कुछ मायने पढ़ा रहे हैं, कुछ आगे चर्चा में आएंगे। तो जो मायने चर्चा में नहीं आ पाए थे उन पर हम थोड़ा ज्यादा जोर दे लेंगे, और फिर जो मायने आ गए थे उन पर कम जोर देंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में जो विचारधाराएं अपनी असहमति प्रकट करती हैं, उनका मानना है कि केवल साध्य के उचित होने से हमारा हर कार्य, निर्णय स्वतः उचित नहीं हो जाता। उचित साध्य के साथ साथ साधन का भी उचित होना जरूरी है। इस वर्ग के नैतिक विचारकों में गांधी महत्वपूर्ण है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन का साध्य उचित होते हुए भी उसे वापस लेने का गांधी का निर्णय उनकी इसी मान्यता पर आधारित था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए।
पैराग्राफ फिर चेंज करके, दुनिया में मौजूद महत्वपूर्ण दुविधाओं के समाधान के संदर्भ में, दुनिया में मौजूद महत्वपूर्ण दुविधाओं के समाधान के संदर्भ में अलग अलग नैतिक विचारक उपर्युक्त दोनों मतों में से किसी एक का चयन करके नैतिक दुविधाओं का समाधान करते हैं। अगला, अगला मतलब अगला नीति शास्त्र का मायने ये हो गया। तो एक आपने लिखा था पहले, शुरुआत में मुझे याद आ रहा है कि आदर्श मूलक विज्ञान है दुनिया अच्छा बनाने का। दूसरा कल्याण वाला भी लिखा था, मानव कल्याण। तीसरा साध्य और साधन का हो गया। चौथा लिखिए, छोटा छोटा पैसेज में लिखेंगे, शायद छोटे छोटे पैसेज में लिखेंगे आगे। लिखो, नीति शास्त्र अपने आधुनिक अवतार में आजकल विकास और जीवन की गुणवत्ता के विज्ञान के रूप में अपनी स्वीकार्यता बना रहा है। और इस संदर्भ में नीति शास्त्री इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करते हैं कि विकास की कौन सी संकल्पना सबसे बेहतर है। वर्तमान समय में अमर्त्य सेन और प्रोफेसर जगदीश भगवती के बीच की अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती के बीच की समकालीन बहस
विकास के अलग अलग मॉडल को नैतिक सिद्ध करने से जुड़ी हुई। और इन दोनों ही विद्वानों ने विकास के संदर्भ में अपने मॉडल का समर्थन करने के लिए दो परस्पर विरोधी मान्यताओं वाली लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की है। भारत में गुजरात मॉडल बनाम केरला मॉडल की बहस इसी नैतिक विमर्श का ही प्रक्षेपण है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, विकास की तरह ही जीवन की गुणवत्ता भी आज सभी राज्यों और राजनीतिक प्रणालियों का स्वीकार्य और साझा लक्ष्य है। और जीवन की गुणवत्ता के अलग अलग घटकों के इंडेक्स के आधार पर इसी नैतिक प्रगति का वस्तुनिष्ठ मापन करने की प्रक्रिया भी वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही है। आपने बहुत सारे इंडेक्स देखे होंगे, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स है, सस्टेनेबल सिटी का इंडेक्स है, वो सब क्वालिटी ऑफ लाइफ के ही अलग अलग
घटक है। तो इस तरीके से इथिक्स को आप डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साइंस के तौर पर भी देख सकते हैं। कहां इस सवाल के जवाब की जरूरत पड़ेगी? जहां पूछा जाएगा कि नैतिकता हमारे जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती, क्या बढ़ाती है? तो हम कह सकते हैं विकास की संकल्पना के नजदीक लाती है, विकास की संभावना बढ़ाती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। तो अलग अलग तरह के सवाल में आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब आप एक दूसरी हेडिंग बना लीजिए। पहला मेरा ख्याल है नैतिकता के मायने के संदर्भ में 4-5 बात आपने लिख ली है। तो अच्छा चलिए इसमें एक एक पॉइंट में कुछ लिख दीजिए, पॉइंट वाइज लिख दीजिए। हेडिंग डालने से पहले एक और लिख दीजिए। उपर्युक्त प्रमुख मान्यताओं के अलावा अलग अलग सभ्यताओं और दर्शनों में नीति शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित विचार भी प्रचलित रहे हैं। नीति शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रचलित रहे हैं। पहला, ग्रीक लोगों के लिए नैतिकता सद्गुणों का विज्ञान है। अरस्तु और प्लेटो जैसे विचारकों के लिए नैतिकता राजनीति की एक शाखा रही है। जिसका मुख्य लक्ष्य आदर्श राज्य और आदर्श राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करना है। धार्मिक लोगों के लिए नैतिकता पाप से मुक्ति का जरिया या साधन है। और शाश्वत जीवन और शाश्वत आनंद में भागीदारी का पंथ या रास्ता है। ब्रैकेट में लिख देंगे ईसाई और इस्लाम। ईसाई लोगों के लिए, इस्लामिक लोगों के लिए नैतिकता क्या है? या तो पाप से मुक्ति का जरिया है, या फिर अपने जीवन को लंबा करना और आनंद को हमेशा के लिए बरकरार रखना, किसी का जरिया है। नैतिक रहेंगे तो क्या होगा? कयामत के दिन के बाद, जजमेंट के बाद अमर हो जाएंगे और फिर शाश्वत आनंद में भागीदार बन जाएंगे। तो सारी नैतिकता किस लिए थी? सारी नैतिकता ईश्वर की उस कृपा की प्राप्ति के लिए थी
जिसके बाद आप मरेंगे नहीं। और तो ये नैतिकता के कुछ अलग अलग मायने हैं जो कहीं इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवाल की मांग के हिसाब से। लिखिए, भारतीय परंपरा में, कोई हेडिंग नहीं रहेगी, पॉइंट लिख रहे हो, जैसे मैं पॉइंट में लिखो, नैतिकता के अलग अलग मायने हैं। सवाल अगर आ गया पीसीएस में कि नीति शास्त्र क्या है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग भूमिका कहां से बना दें कि पश्चिमी परिवेश में नैतिकता या नीति शास्त्र का मायने फला था, मनुष्य को सद्गुणी बनाना था। धार्मिक लोगों के लिए नैतिकता शाश्वत जीवन की प्राप्ति का साधन है, और भारतीय परंपरा में इसके निम्नलिखित मायने लिए गए। दूसरे कुछ लोग अलग तरीके से लिखेंगे। तो ये आपके लिए नीति शास्त्र का एक सवाल जो मैंने बताया था 10 नंबर का आता है, उस 10 नंबर के सवाल के लिए कच्चा माल है, जिसको आपको अपने व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना है। अगला, भारतीय परंपरा में नैतिकता श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय के, श्रेय और प्रेय के बीच, प्रेय 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 नहीं समझते हो, श्रेयस और प्रेयस, शब्द ही नहीं सुने हो, बताओ। पहले लिखोगे तो कि पहले शोर मचाने लगोगे। श्रेय और प्रेय अर्थात, अच्छा बीच, चलो, के बीच संतुलन और समन्वय बनाने का साधन है। इसमें श्रेय से आशय आध्यात्मिक उत्कृष्टता से है, तो प्रेय से आशय भौतिक उपलब्धियों से है। प्रिय का मतलब जो प्रियकर है, प्रिय है। क्या प्रिय होता है? उपभोग। और श्रेय है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो कितना भौतिक उपलब्धियों का भोग करें, कितना जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें, उन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इसी के बीच संतुलन बनाने का जो विज्ञान या जरिया है वही नैतिकता है। इसी में लिख दो, इसी संदर्भ में भारतीय परंपरा में आश्रम व्यवस्था की नैतिकता स्वीकार की गई, जिसके पहले 2 चरण प्रेय के और आखिरी 2 चरण श्रेय या श्रेयस की नैतिकता के लिए गढ़े गए। धर्म और मोक्ष ये श्रेयस के लिए, अर्थ और काम प्रेयस के लिए, तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये प्रेय है, और वानप्रस्थ और सन्यास ये श्रेय है।
इसी दो के बीच संतुलन कैसे हो, तो उन्होंने क्या किया, 100 साल के पूरे जीवन में 50 साल को प्रेयस के लिए और 50 साल को श्रेयस के लिए बना दिया। ठीक है, तो ये आपने लिखा अगर, तो इस तरीके से श्रेयस और प्रेयस में धर्म अर्थ काम, और इसी को आप कह सकते हैं कि इसी नैतिकता का संबंध पुरुषार्थ की अवधारणा से भी है, पुरुषार्थ की अवधारणा से भी है, जिसमें अर्थ और काम, प्रेयस तथा धर्म और मोक्ष श्रेयस के घटक है। अर्थ और काम प्रेयस, धर्म और मोक्ष श्रेयस के घटक हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट लिख लो इसमें, आधुनिक यूरोपीय नैतिकताओं के उद्भव के बाद, आधुनिक यूरोपीय नैतिकताओं के उद्भव के बाद नैतिकता के संदर्भ में दो बड़े विचार प्रचलित हुए हैं। इनमें से एक सुखवादी अवधारणा है, जो महत्तम लोगों के महत्तम सुख को ही नैतिकता का पर्यायवाची मानती है। इससे इतर दूसरी अवधारणा आदर्शवादी है, जो नैतिकता का संदर्भ ऐसे सार्वभौमिक नियमों से जोड़ती है जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील होंगे, तथा वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाएंगे। इन दोनों पश्चिमी नैतिक मान्यताओं को क्रमशः परिणाम सापेक्षतावाद
क्रमशः परिणाम सापेक्षतावाद, और परिणाम निरपेक्षतावाद। के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला खंड कंप्लीट हुआ, इथिक्स क्या है। इसमें कुछ बातें मैंने लिखवाई नहीं, सामान्य तौर पर आप जानते हैं। जैसे मैंने कहा था पीड़ा को समाप्त करने या कम करने का विज्ञान है, तो बुद्ध का नाम जोड़ के आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो आइडिया यह था कि आप इथिक्स की किसी एक परिभाषा पर ना अटकें, और इथिक्स पर कोई सवाल पूछा जाए, क्या रुकना है, क्या व्यवधान है। तो आइडिया यह है कि इथिक्स के किसी एक परिभाषा पर आप ना अटके, और जो सवाल पूछा जाए उस सवाल की मांग के हिसाब से इसमें से जो बात आपको ज्यादा सटीक लगे उसका चयन करें। और दूसरा इससे फायदा यह होगा कि चूंकि हर विद्यार्थी इसमें से जब अपने उत्तर को चुनेगा, तो हो सकता है कोई विद्यार्थी श्रेय और प्रेम के आइडिया से नैतिकता की परिभाषा शुरू कर दे, हो सकता है दूसरा नियमों और महत्तम लोगों के महत्तम सुख के आइडिया शुरू कर दे, कोई गौतम बुद्ध के पीड़ा खत्म करने और दुख के कारण वाले से शुरू कर दे। तो सबका उत्तर एक दूसरे से अलग भी रहेगा। इस एग्जाम में जो बात जरूरी है कि अगर आप लोगों को सबको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो कोई एक तरह का उत्तर नहीं जाना चाहिए। वो तभी संभव होता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को केवल एक डायमेंशन से नहीं समझते, उस कॉन्सेप्ट को कई डायमेंशन समझते हैं। तो आपके पास चॉइस होती है कि इसका उत्तर लिखते समय हम अपनी मर्जी से जो चीज हमको ज्यादा सटीक लगेगी वो लिखेंगे, उसे आप अंक सुनिश्चित कर पाते हैं। तो अगर आपको अप्रोच पता होंगे एथिक्स के, उसका मायने हल करने के तमाम इस तरह के आइडियाज पता होंगे, तो आप सब्जेक्टिव उत्तर लिख पाएंगे। अन्यथा आप कोई एक स्टैंडर्ड उत्तर सारे लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला आइडिया ये हो गया। अब एक चीज का नोट्स कम से कम बना दिया हमने, बनवा लिया। आपको बाकी खंडों का नोट्स ऐसे ही उम्मीद है कि आप लेक्चर सुनकर बनाएंगे। इसमें दूसरा जो आइडिया पढ़ाया था आपको कि नीति शास्त्र की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि हम दुनिया को अच्छा करना चाहते हैं, और दुनिया को अच्छा करने में दिक्कत यह है कि हमारी दुनिया में 4-5 चीजें हैं जो दुनिया को अच्छा करने से रोक रही। एक बात है कि लोगों के पास सही और गलत का ज्ञान नहीं। इसका दुनिया अच्छी तब होगी जब लोगों के पास ज्ञान होगा। वो ज्ञान नहीं जो कैरियर और रोजगार के लिए होता है, वो ज्ञान जिससे आप अच्छे और बुरे का निर्णय करना सीखते। दूसरा बताया था कि दुनिया अच्छी बनाने का दूसरा घटक ये होगा, अगर ये ज्ञान सबके पास आ जाए तो फिर दूसरा घटक होगा कि आपको इस ज्ञान के अनुरूप मनोविज्ञान या एटीट्यूड गढ़ना पड़ेगा। जब तक सब लोगों के पास उनके नैतिक ज्ञान के अनुसार एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक लोग नैतिक नहीं बनेंगे और दुनिया अच्छी नहीं बनेगी। आज दिक्कत क्या है, लोगों के पास ज्ञान एक है और एटीट्यूड दूसरा है। एटीट्यूड और ज्ञान के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, नैतिक समस्या उतनी ज्यादा हो। और एटीट्यूड और नैतिक ज्ञान के बीच समीपता जितनी आप बना पाएंगे, उतनी हमारी दुनिया अच्छी होगी और अनैतिकता कम होती चली जाएगी, अनैतिकता कम होती चली जाएगी। जैसे उदाहरण दिया था कि सारे वही लोग दहेज लेते हैं जो जानते हैं कि दहेज लेना अपराध है, गैर कानूनी। इसका ज्ञान एकदम एक्सट्रीम पे है और कार्य उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर। उल्टा जिसके पास ज्यादा ज्ञान है कि दहेज लेना अपराध है, कहा था कि आईएएस और आईपीएस के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि उनका काम ही राज्य के कानूनों को लागू करवाना है। और डायरी के खिलाफ कानून हमने 50 साल पहले बना दिया, तो कानून का ज्ञान तो उनको है, आईपीएस को है। लेकिन वही आईपीएस क्या करता है, दहेज लेता है। इसका मतलब जितना ज्ञान और मनोविज्ञान के बीच दूरी बढ़ेगी, उतना आपकी नैतिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। पीछे खड़े हो जाओ भाई, सबसे पीछे। हाँ, खड़े हो जाओ।
तीसरा कारण क्या है नैतिक समस्या का, बताओ आप नहीं, वो पीछे खड़े हैं। क्यों बात कर रहे हो जब मैं पढ़ा रहा हूं? अगर इथिक्स आता है तो कल से मत आना क्लास में, और अपने मैनेजमेंट को बता देना कि मैंने मना कर दिया है। आना है तो 2 बार 3 बार समझा दिया है, इटिकेट के साथ बैठो। हाँ, तो ये तो समझना चाहिए ना तुमको। क्यों आए हो घर से? परीक्षा में इसमें सफल होने आए हो या एंजॉय करने आए हो क्लास को? अगर तुमको पता है, तुम ये बात बता सकते हो तो मुझे बता दो, मुझे खुशी होगी कि तुमको आता था इसलिए तुम क्लास में तुम्हारी रुचि कम थी। बताओ क्यों, क्यों नैतिक समस्याएं? और हाँ, किसका है? ज्ञान है उसका पालन नहीं करते, इसको एप्टीट्यूड नहीं कहते बेटा, इसको एटीट्यूड कहते हैं। तो ये तो एटीट्यूड है। और क्या कारण है? तो फिर मेरी बात सुनो, ये बात तो मैंने पहले भी कई बार बताई है, ठीक है? क्या ऐसा लगता है क्या कि मैं जो बात कहता हूं वो काम की नहीं है? मैं सिंगल आउट करूंगा, आपको एम्बैरेसमेंट होगा और आप बता नहीं पाएंगे कोई बात। जितना मैं आपसे पूछूंगा मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप बोल नहीं पाएंगे। अगर आप एम्बैरेस्ड होना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि मुझे क्लास संभालना आता है। जिस विषय में तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नहीं है से बात कर रहे हो, यार बैठो। और जितने लोग इसमें ज्ञानी दिखते हो च्युइंगम चबाते हुए, सारी पोल खोल दूंगा और एकदम अपनी हैसियत पर जहां हो वो दिखाई दे जाएगी पूरे क्लास को। अगर चाहते हो कि तुम्हारा जो पाखंड तुमने रच रखा है आडंबर वो पूरी क्लास के सामने आ जाए, तो अगले 5-6 क्लास में टारगेट करके, पहचानता हूं कौन कौन है जो क्लास में ऐसा भाव रखते हैं कि हमको क्लास में चल रही गतिविधि से कोई मतलब नहीं। तो क्या सोच के तुम करते हो ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैं यहां बोल रहा हूं 25% क्लास साथ में बात कर रही है। एक तरफ तुम ही कहते हो कि लिखना भी है, तुम में से 30-40% लोग कह रहे हैं लिखना भी है, लिखने में भी तुम्हारी रुचि नहीं बनती। जब लिखवाने लगता हूं तो ऐसा भाव देने लगते हो कि जैसे अब लिखने में रुचि नहीं है। पढ़ा रहा हूं तो उसको भी नहीं सुन रहे हो। चाहते क्या हो? कोई सवाल यूपीएससी का लिखने के लिए दूंगा और खड़ा कर दूंगा बोलने के लिए कि जो लिखा है बताओ, अपना उत्तर पढ़ने में शर्म आएगी? ये क्षमता है? तो बात मान लो, कोशिश करो सीखने की ना, टाइम को यूटिलाइज करो। मुझे उत्तर दिखाने जो लोग आते हैं, 4-6 साहसी लोग आते हैं उत्तर दिखाने, जो लिख रहे हैं, बड़े प्रयास करके मेहनत करके लिखते हैं, उनको भी उत्तर लेखन में दिक्कत आ रही। तो तुमको दिक्कत आएगी, तुम तो दिखाने भी नहीं आ रहे हो। क्यों चाहते हो कि ऐसा हो? ठीक है, तो तुम्हारी इज्जत बची रहे इसके लिए जरूरी है कि मेरी इज्जत बची रहे। जब तक तुम ये सहयोग करोगे, क्लास में जब तक मैं खड़ा हूं, मैंने कहा है कि क्लास पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, आपको सवाल पूछने का पूरा हक है, आप सवाल पूछिए। लेकिन इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप क्लास में क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो तब तक कर पाते हैं जब तक मैं ऐसा करने देता हूं, और मेरा उदारवाद है। मैं मानता हूं विद्यार्थी के तौर पर मन नहीं लग रहा, चलो बात कर लो, लेकिन एक सीमा है, लक्ष्मण रेखा, उसको समझो और उसको मत लांघो। ये अनुरोध है तुमसे, ठीक है? मैं जब ऐसा डांटता हूं या ऐसा करता हूं तो मुझे बड़ा गिल्ट फीलिंग होती, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात तुम्हारे पर थोप रहा। उससे बचने का एक तरीका है, अगर तुमको वाकई लगता है कि इस क्लास में तुम्हारे काम की चीज नहीं होती है तो तुम क्लास में मत आओ, अपने समय का घर पर इस्तेमाल करो ना। अगर तुमको ये लगता है कि टीचर काम का नहीं तो शिकायत कर दो अपने मैनेजमेंट से, ठीक है, कि भाई हमको जो पढ़ाते हैं हमको आता है, जबरदस्ती भेज दिया इनको। वो सब तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर तुम क्लास में आ गए तो इसका मतलब तुमने क्लास के बेसिक डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारे पास 2 ही विकल्प है, तुम मेरी शिकायत कर दो, क्लास का बायकॉट कर दो। दूसरा, क्लास में आओ और सीखो। क्लास में आओगे, सीखोगे तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा आइडिया मानना पड़ेगा,
अगर तुम नहीं आना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास अपनी आजादी है, वो तुम्हारा राइट है। तो अपने राइट को, जब तुम्हारे पास विकल्प है तो आते ही क्यों? दूसरे जो लोग सुनना चाहते हैं उनको सुनने दो। चलिए, तो ये जो मैंने बताया, अभी बता रहा था कि आपको 5-6 ऐसे आइडिया मैंने बताए थे जिनके कारण दुनिया में अनैतिकता है। ये दूसरी बात है, इसको अगर अपने से आप लिख लेंगे तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, जैसे उन्होंने अभी जिनको खड़ा किया तो उन्होंने बताया कि ज्ञान की कमी है। ज्ञान का मतलब यहां नैतिकता के सार से है। नैतिकता के सार का मतलब होता है हम कैसे पहचाने कि कौन सी चीज नैतिक है और कौन सी अनैतिक। नैतिकता के सार की पहचान करना अगर हमको नहीं आता तो हम दुनिया बेहतर नहीं बना सकेंगे, क्योंकि दुनिया बेहतर नैतिकता से बनती है और हमको नैतिकता की पहचान है ही नहीं। तो फिर हमारी दुनिया नैतिकता के अभाव में खराब रहेगी, क्योंकि लोग जानते नहीं जो कर रहे हैं। दूसरा कारण बताया था, जानते हैं लेकिन जानने और करने के बीच में अंतर है। यह अंतर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब यही सवाल पूछा यूपीएससी ने, निबंध भी आया इस पर कि शिक्षा चतुर शैतान बनाती। अगर आपके पास ज्ञान बढ़ता जाए लेकिन आपका एटीट्यूड उस ज्ञान के अनुरूप ना हो तो आप ज्यादा खतरनाक शैतान बनते हैं। वो जो निबंध है, वो निबंध इसी बात पर है कि एडुकेशन हमको नॉलेज देता है लेकिन एडुकेशन हमारा एटीट्यूड तय नहीं करता। एडुकेटेड लोग अगर उस तरह का एटीट्यूड नहीं रखेंगे जो एडुकेशन से आया है, तो अपनी एडुकेशन का प्रयोग भी वो अनैतिक कार्यों के लिए करते हैं। तीसरी बात जो बताई थी वो थी नैतिक प्रेरणा। कोई आदमी दुनिया में तभी नैतिक बनेगा जब तुम सिद्ध कर पाओ कि उसका नैतिक बनने में फायदा है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको नैतिक बनने के लिए तुम कहोगे और कहोगे कि तुम्हारा नैतिक बनने में कोई फायदा नहीं और फिर भी नैतिक बन जाएगा। इसका मतलब है कि नैतिकता के संदर्भ में तीसरी बड़ी बाधा यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि नैतिकता के लाभ क्या है, और अगर कुछ लोगों को पता भी है तो मानते हैं कि जो लाभ बताए जाते हैं वो सब किताबी हैं। इसका मतलब उन लाभों के बारे में उनका एक्सपोजर नहीं, उनका ज्ञान नहीं, उनका अनुभव नहीं, उनका टेस्ट नहीं है। तो जब तक दुनिया में एथिकल ज्ञान के अनुरूप एथिकल टेस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक अनैतिकता के संकट का हम समाधान नहीं कर पाएंगे। आप आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल रहे हैं जिनको हम कहते हैं वो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करते हैं। नेचुरोपैथी के ऐसे सेंटर हैं। तुमको अगर याद हो तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो समय यहां के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, इनको लगातार खांसी आती थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुए। फिर ये बेंगलोर गए और बेंगलोर में जिंदल के नेचुरोपैथी सेंटर में इन्होंने 1 महीना बिताया। अभी भी हर साल 15 दिन के लिए जाते हैं और हम लोग एक मूवमेंट में साथ भी रहे हैं और 1 साल 1.5 साल मैंने साथ में काम किया है केजरीवाल के, गहरे दोस्त रहे। तो इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। ये तो खैर पब्लिक नॉलेज का मामला है, लेकिन ये नेचुरोपैथी सेंटर जाते हैं, अभी भी अपने घर में बिना एसी वाले कमरे में सोते हैं, बाकी परिवार एसी वाले कमरे में सोता है। ये एसी से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, अपने खान पान को बहुत रेगुलेट कर रखा है। तो हमारे पास मान लो हमारे भीतर कोई ऐसा टॉक्सिन की तरह जैसे डेवलप हो जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ले जाया जाता है और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और आपको उसके लाभों से परिचित कराया जाता है। आदमी बहुत बीमार था, नहीं ठीक हो रही थी, बाकी सारा इलाज करवा लिया, तो फिर गए तो वहां इलाज करवाया और इलाज करवाने में क्या किया, उनके सारी चीज को रेगुलेट कर दिया कि उठोगे कितने बजे, सोओगे कितने बजे, खाओगे क्या, रहोगे कैसे, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, और उससे उनकी खांसी गायब हो गई। तो एक आदमी को जब उसका लाभ मिलता है तो आदमी क्या करता है, उस जीवन शैली में जाता है। तो कई बार टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। नैतिकता का टेस्ट अगर आपको पता नहीं तो उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे बच्चों को कई माता पिता बचपन से ही, बच्चों में भी ऐसा होता है, बच्चे कोई लीफी वेजिटेबल नहीं खाना चाहते, कोई
साग वाग नहीं खाना चाहते, तो माता पिता बहुत सायास क्या करते हैं, कई बार दही में उसको पालक को मिक्स कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया, जिससे उसका टेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाए। तो तीसरी समस्या दुनिया में नैतिकता की इसलिए है कि हमको नैतिकता का टेस्ट डेवलप करने के लिए टूल्स नहीं पता है। इसलिए बहुत सारे लोग नैतिकता के लाभों से परिचित नहीं, इसलिए उनकी नैतिक प्रेरणा कम है। तो जब तक हम दुनिया में इस नैतिकता को ले आने के उसके लाभों से साक्षात परिचय लोगों का नहीं करवा देते, तब तक नैतिक समस्याएं पूरी तरह हल नहीं होंगी। चौथी बात कही थी कि लोगों में नैतिक आशावादिता की कमी है। जैसे जैसे अनैतिक लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोग मानते हैं कि हमारे कुछ लोगों के करने से या अकेले हमारे करने से नैतिकता नहीं आएगी। ऐसी एक लिस्ट आपने पढ़ा है, लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, उसकी एक लिस्ट आपको कंप्लीट बनानी है। अगर आप बना लेंगे तो ठीक है ना, नहीं बना पाएंगे तो लिखवाऊंगा। उस लिस्ट में आपको शुरू से ज्ञान के बाद उसका उदाहरण, फिर ज्ञान और एटीट्यूड के बीच गैप नहीं होना चाहिए, उसका उदाहरण, फिर आपको बताना होगा कि कोई आदमी नैतिक तभी बनेगा जब उसमें नैतिक प्रेरणा हो, उसको नैतिक जीवन के लाभ साक्षात पता हो, वो दो तरह के जीवन शैली से परिचित हो और दोनों को समान रूप से जीने का उसके पास अनुभव हो। इस तरह की बात अगर नहीं है, नैतिक आशा हो, लिखा था नैतिक साहस हो, यह सब चीज अगर नहीं होगी तो दुनिया में नैतिकता को लाना संभव नहीं होगा और हम नैतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे और हमारी दुनिया बेहतर नहीं बनेगी। इसी में जो आपके एक साथी ने बताया एप्टीट्यूड भी एक कड़ी था। एप्टीट्यूड का मतलब यह नहीं होता कि आप ज्ञान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जिस लिए आप बने हैं, नेचर ने आपको जिस क्षमता के साथ बनाया, उसकी पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए और फिर संस्थाओं में इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि संस्थाएं उन्हीं लोगों को उसमें ले पाए, गलत आदमी उसमें ना जा पाए, जिसमें उस संस्था की मांग के अनुरूप क्षमता वाले लोगों का चयन हो पाए। अगर आपने संस्था बनाई और संस्था में उसके अनुरूप मांग के अनुरूप लोगों का चयन नहीं हो पाया, गलत लोग घुस गए, तो आप नैतिक संकट पाते हैं। इसको एप्टीट्यूड कहते हैं ना। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचर ने दुनिया में अलग अलग किस्म के इंसान बनाए और दुनिया में हमारी संस्थाएं भी अलग अलग हैं, तो यही अलग अलग किस्म के इंसान उन्हीं संस्थाओं में जाएं जो संस्थाएं उनके लिए मुफीद है, फिट है, तो सारी संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। संस्थाओं का गलत चयन करने के कारण दुनिया में नैतिकता का संकट है। एग्जाम्पल दिया था तुमको प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का। 70% प्राइमरी स्कूल के टीचर्स में सर्वे कर लो, असंतुष्ट पाओगे। जो 25-28 साल का बच्चा प्राइमरी स्कूल में गया होगा, उससे पूछोगे कि यही रहोगे कि आगे कैरियर में जाना चाहते हो, कहेगा ये तो पहली सीढ़ी है, कुछ और नहीं हो रहा था इसलिए ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब है उसका पढ़ाने में मन नहीं लगता, उसमें टीचिंग का एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन टीचिंग का काम कर रहा है। जब लोग काम वो करते हैं जिसका एप्टीट्यूड ही उनमें नहीं है, तो उस काम में ना तो उनका मन लगता है, ना उस काम को उत्कृष्ट बना सकते हैं, क्योंकि उस काम में उनकी रुचि नहीं, तो उस काम की गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। संस्थाओं की गुणवत्ता गिरेगी तो हमारी दुनिया की गुणवत्ता खराब होगी। ये एप्टीट्यूड है, इसको भी ऐसे पॉइंट में समझाकर लिख लेना। फिर बताया था कि इसके अलावा भी आप नैतिकता अगर ले आना चाहते हैं तो आपको नैतिक लोगों की पहचान करके उनका उत्साहवर्धन करना पड़ेगा और अनैतिक लोगों की पहचान करके उनको दंडित करना पड़ेगा, जिससे नैतिक लोगों की मांग समाज में बढ़े। और अनैतिकता के लिए जो कल सिद्धांत बताया था डिटरेंट, कि तुमको दंड इसलिए नहीं दिया गया कि तुमने भेड़ चुराई, दंड इसलिए दिया गया कोई और भेड़ ना चुराए, इसको डिटरेंट कहते हैं। नैतिकता डिटरेंट के आइडिया पर टिकी हुई। सोशल मैसेजिंग कैसी है आपकी, अगर आप वो नहीं कर पाते तो फिर आप नैतिक आदर्श हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारी दुनिया में, हमारी संस्थाओं में नैतिक आदमियों का प्रोत्साहन नहीं है और अनैतिक आदमी को दंड नहीं है। इस कारण से नैतिक संकट बना हुआ है, क्योंकि जब नैतिक कार्य करने के बाद भी आदमी को कुछ मिलता नहीं और अनैतिक काम करने वाला आदमी दंडित, इसका मतलब आपको संस्थाओं में नैतिक अनैतिक की पहचान करके उसमें
ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था होगी। फिर कुछ कहा था बाह्य उपाय होते हैं कि आप अनैतिक काम करने ही नहीं देंगे, और उसका आइडिया बताया था, जैसे सिटीजन चार्टर है, विसिल ब्लोअर है, आरटीआई है, इतनी पारदर्शिता ला देंगे कि अनैतिक काम करना संभव नहीं होगा। इस तरह के आइडिया से भी आप नैतिकता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपको जो अगली बात बताई थी उसमें आपको नैतिकता की समस्या के कारक और उनके समाधान, इस टॉपिक को, इस यूनिट को अपने से बनाना है। मैंने बता दिया, फिर से इसको कोशिश कीजिएगा कि आज ही घर जाके लिख लीजिए। तो कल हम लोग अगले टॉपिक से पढ़ाई शुरू करेंगे ना। ये जो टॉपिक आज लिखवाया, सवाल जो लिखवाया है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो कल इन्हीं सवालों में से मैं और क्वेश्चन नहीं लूंगा, इन्हीं सवालों में से जो सवाल आप नहीं कर पाएंगे उसका यहां उत्तर बता दूंगा। कल मिलिए।